का टॉपिक हमारा बहुत अहम टॉपिक है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अक्सर होम्योपैथ जो मरीज़ों की ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, अक्सर एक सवाल करते हैं और आम पब्लिक में से भी ये सवाल किया जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो जिस्म पर किस तरह से असर करती है और किस तरीके से मरीज़ को शिफा होती है और उसकी बीमारी दूर होती है, मर्ज़ दूर हो जाती है। ये आज का मौजू बहुत अहम मौजू है, तो इस पे गुफ्तगू करनी है हमने। असल में एलोपैथिक तरीका इलाज में क्या है कि वो बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस लाते हैं और उनके रिएक्शन से जो है वो बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस की वजह से जो है वो रिलीफ मिलता है। जिसके काम की मिसाल लें कि वो एसिडिटी को जो है वो न्यूट्रल कर देते हैं बेस के साथ, तो वो जो है तेज़ाबियत में रिलीफ मिल जाता है। इसी तरीके से अगर भूख नहीं लग रही तो उन्होंने मैदे का इलाज नहीं करना, स्टोमिक को ताकत नहीं देनी, क्या करना है कि उन्होंने सोडा मिंट दे देनी है, जो कि मीठा सोडा है, खाने वाला सोडा है, सोडा बाइकार्ब है। ये हर बंदा इससे वाकिफ़ है, हर कोई जानता है कि जी सोडा मिंट की टैबलेट देते हैं तो वो मीठा सोडा है, वो जैसे खाने के बाद लेंगे वो खाने को गला देगा। बस जब ले लेंगे तो वो गला देगा, उसका काम ही गलाना है, हल करना है उसको। वो तो जो हम गोश्त में डाल दें गोश्त को गला देता है, चनों में डाल दें चनों को गला देता है, पकाने में, कुकिंग के दौरान। तो वो केमिकल एक्शन होता है, उसका इलाज नहीं होता और इसीलिए वो देर पा नहीं होता। सारी ज़िंदगी मेडिसिन लेते रहते हैं और फिर इसी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से असर करती है और होम्योपैथी में जो हमारी ड्रग्स हैं उनकी शिफाई ताकत को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बड़े अहम राज है। ये राज की बात है जिससे हर शख्स वाकिफ नहीं है, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और मोस्टली होम्योपैथ्स को भी इस बारे में नहीं पता कि होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर जो शिफाई ताकत है वो किस कदर कमाल की है और वो किस तरह असर करती है और किस तरह जो है वो मरीज़ परमानेंट ठीक हो जाता है और वो बीमारी मुस्तकिल तौर पे ख़त्म हो जाती है। ये बड़ा टॉपिक, दिलचस्प टॉपिक है। ये आज का जो हमारा मौजू है इस पे बहुत कम गुफ्तगू हुई है। आप सर्च कर लें जिस मौजू पे आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि कोई भी ड्रग जो है, कोई भी हमारे पास जो ऑर्गेनिक सोर्स है, बेसिक जो जड़ी बूटी है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने दो ताकतें रखी हैं। उसमें दो तरह के एक्शंस होते हैं, दो तरह के अमल होते हैं। एक उसका प्राइमरी एक्शन होता है और एक उसका सेकेंडरी एक्शन होता है। प्राइमरी एक्शन क्या होता है कि जैसे ही हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो असरात जिस्म में जाहिर होते हैं, और ये जो असरात होते हैं ये मादी असरात होते हैं उसके। जब हम किसी भी ड्रग को यूज़ करते हैं तो उसके बॉडी पे जो इब्तदाई असरात होते हैं वो प्राइमरी एक्शन होता है उसका, ड्रग का वो उसका मादी असर होता है और वो आर्जी असर होता है, मुस्तकिल असर नहीं होता। और ये चीज, इस राज से जो पर्दा उठाया वो होम्योपैथी ने उठाया। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। जिस होम्योपैथिक डॉक्टर को ये सीक्रेट समझ आ गया, होम्योपैथिक फिलॉसफी का, ऑर्गेनिन का ये अफोरिज्म समझ आ गया, पढ़ते हैं, रट्टे लगाते हैं, एग्जाम दे देते हैं, लेकिन उसकी समझ नहीं आती कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन है क्या।
इसका बड़ा अमल दखल है हमारी शिफा के अंदर। जैसे ही हम वो ड्रग यूज करते हैं तो उसका जो इब्तदाई एक्शन होता है वो उसका प्राइमरी एक्शन होता है, और दूसरे तरीका इलाज में इसी को ही जो है वो दवा का असर समझ लिया जाता है और इसी को इस्तेमाल किया जाता है इलाज के लिए, और इसी से ही कहते हैं कि पेशेंट को शिफा हो जाएगी, जबकि ये बहुत छोटी सोच है। और उसके बाद प्राइमरी एक्शन के बाद फिर सेकेंडरी एक्शन होता है बॉडी में, और वो देर पा होता है और मुस्तकिल होता है, वो बाद तक रहता है। जो प्राइमरी एक्शन है वो थोड़ी देर के लिए होगा, इसलिए हमें फिर मेडिसिन लेनी पड़ेगी उस असर को कायम रखने के लिए। जब छोड़ेंगे फिर वो बीमारी जाहिर हो जाएगी, और फिर इसी तरह से लेते रहेंगे। तो इसको इलाज बिल जिद कहा जाता है। और जो सेकेंडरी एक्शन है वो देर पा होता है। अब वो होता कैसे है कि जैसे हमने हाथ पे बर्फ रखी, आइस को रखा हाथ की हथेली के ऊपर, उससे क्या हुआ, हमें ठंडक मिली, ठंडक का एहसास हुआ। अब ये जो ठंडक है ये प्राइमरी एक्शन है, और जब थोड़ी देर के बाद हम उस आइस को, बर्फ के टुकड़े को हाथ की हथेली से उठाएंगे तो फिर क्या होगा, वो हथेली गर्म होना शुरू हो जाएगी। ये आप तजुर्बा करें, वो गर्म होना शुरू हो जाएगी, वो उसका सेकेंडरी एक्शन है। अब वो हीट कहां से आई, वो हीट हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस की। हमारी बॉडी ने उसके रद्द अमल के तौर पे वो हीट पैदा की, और वो हीट जो थी वो उस स्किन को डैमेज होने से बचाने के लिए। और इसी तरीके से अगर हम छालिया को इस्तेमाल कर लें, सुपारी को मुंह में डालें, चबाएं, तो फौरन मुंह खुश्क हो जाता है। ये उसका प्राइमरी एक्शन है। फिर थोड़ी देर के बाद मुंह में सलाइवा आना शुरू हो जाता है। ये उस जिस्म का रद्द अमल है जो कि सेकेंडरी एक्शन है। इसी तरीके से बहुत सारी मिसालें हैं कि जैसे हम बाथ लेते हैं, गुस्ल करते हैं, कि जब हम ठंडे पानी से गुस्ल करते हैं तो गुस्ल के बाद जिस्म गर्म होना शुरू हो जाता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है उस ठंडक का मुकाबला करने के लिए, बॉडी को सेफ करने के लिए। और जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो उसके बाद जिस्म को सर्दी ज़्यादा लगती है। क्यों? कि जैसी बॉडी पे गर्म पानी गिरा तो उस हीट को देखते हुए सेंसर्स ने जब उसको फील किया तो फिर उन्होंने बॉडी के अंदर मैसेज गया कि बाहर हीट आ गई है, तो उसका मुकाबला करने के लिए बॉडी ने ठंडक पैदा करनी शुरू कर दी, कूलिंग शुरू कर दी। वो जो गर्म पानी से हीट मिली थी वो प्राइमरी एक्शन था, और जो जिस्म ने कूलिंग पैदा की वो सेकेंडरी एक्शन था। अब होम्योपैथिक क्या करती है कि जैसे ही हम होम्योपैथिक मेडिसिन पोटेंसी को इनटेक करते हैं, जिस्म के अंदर लेके जाते हैं, तो वो अंदर जाके बीमारी की अलामात पैदा करती है, जिस्म को उभारती है कि वो उसके अगेंस्ट अपने अंदर हिम्मत पैदा करे और अपना सेकेंडरी एक्शन जाहिर करे, रद्द अमल जाहिर करे। जब वो बॉडी उसके अगेंस्ट रद्द अमल जाहिर करती है तो वो देर पा होता है। यानी दूसरे लफ्जों में अगर सादा अल्फाज में कहें कि हमारी जो मेडिसिन अंदर जाती है वो केमिकल एक्शन नहीं करती, केमिकल चेंजेस नहीं लाती बॉडी के अंदर, कि जैसे खाने को हजम करने के लिए हमने सोडा मिंट ली तो उसने जाके खाने को गला दिया और हल कर दिया, ऐसा नहीं करती। ये जाके स्टमक को उभारती है, मोटिवेट करती है, उसे मुतहर्रिक करती है कि वो हजम करने में जो है वो मुतहर्रिक हो जाए, हाजमे के लिए, खाने को हजम करने के लिए मुतहर्रिक हो जाए, जाग जाए, उसमें तहरीक पैदा हो, उसको उभारती है कि चलो हजम करो हजम करो।
तो फिर जब वो हजम करने लग जाता है, तो जब बार बार हम ये पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं तो जिस्म उसके मुकाबले पे आता है और उसको उसका दिफा करने के लिए, तो उससे क्या होता है, वो इस काबिल हो जाता है कि परमानेंट तौर पे फिर वो हाजमे के काबिल हो जाता है वो मैदा। ये एक बुनियादी नुक्ते की बात है। और होम्योपैथिक और दूसरे तरीका इलाज में यही डिफरेंस है कि हमारी जो हम दूसरी मेडिसिन लेते हैं वो बॉडी में जाके अपना प्राइमरी एक्शन करके उसके असरात दे देती है, बस वो इसी को इलाज समझते हैं। और जब उस मेडिसिन का असर खत्म होता है तो फिर वो बीमारी आ जाती है, फिर वो लेते हैं, फिर वो आ जाती है, जिसको वो कहते हैं जी हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन होम्योपोटेंसी जब अंदर जाती है, बॉडी के अंदर मेडिसिन जाती है, तो वो जाके उसके रद्द अमल के तौर पे जो बॉडी रद्द अमल शो करती है, वो जो रद्द अमल बॉडी का होता है वो असल शिफा होती है कि बॉडी इस काबिल हो जाती है कि उसका वो मुकाबला कर सके उन अलामात का। ये बॉडी को तहरीक देती है, अज़ा को जाके तहरीक देती है, उसको इस काबिल बनाती है कि वो खुद से काम करे। अभी जैसे सुपारी का जिक्र हुआ कि दूसरे तरीका इलाज में सुपारी को खुशक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यूनानी तिब के अंदर सुपारी पाक एक कंपाउंड है, एक दवा है कि वो लिकोरिया को खुशक करने के लिए, जो कि वो पानी होता है उसको खुशक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सालों के तजुर्बात से ये बात साबित हो चुकी है कि वो उसका इलाज नहीं है लिकोरिया का। जब तक वो इस्तेमाल करते रहे वो खुशक होता है, जब छोड़ दें फिर वो सिलान शुरू हो जाता है, सिलानुर रहम, पानी शुरू हो जाता है। लेकिन सुपारी की हमारे होम्यो में मेडिसिन है, वो प्राइमरी एक्शन के लिए, प्राइमरी रिजल्ट के लिए वो इस्तेमाल होती है कि जिनको सलाइवा कम बनता हो, जिनको सलाइवा कम बनता हो, मुंह खुश्क रहता हो, सिलेवरी ग्लैंड जो है वो कमजोर हो गए हो, तो उनको वो मेडिसिन देते हैं कि जैसे ही हम वो लेते हैं मेडिसिन एरिका छालिया वाली, तो वो क्या करती है, जाके ग्लैंड्स को तहरीक देती है, वो पानी बनाना शुरू कर देते हैं, तरी पैदा करना शुरू कर देते हैं। यानी हम जो मेडिसिन है कोई भी उसको जो है ड्रग को वो प्राइमरी एक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, सेकेंडरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तमाम हमारी मेडिसिन, करोटन टिक की मिसाल ले लें, जमाल गोटा से बनी हुई है। उधर यूनानी तिब के अंदर जमाल गोटा जुलाब के लिए इस्तेमाल होता है, प्राइमरी एक्शन के तौर पे कि आप लें तो बॉडी में जुलाब आ जाए, कब्ज में इस्तेमाल होता है। और हमारे उसका जो सेकेंडरी एक्शन है वो लिया जाता है कि हमारे करोटन टी की इस्तेमाल किस में होती है, मोशनों के अंदर, कि जिसको जुलाब जैसे मोशन आ रहे हो पतले और रुकने का नाम ना ले रहे हो, निडाल कर दें, तो उसमें करोटन टीक देते हैं, तो वो क्या करती है, मोशनों को रोक देती है। वो कैसे कि जब हम करोटन टीक लेते हैं तो ये अंदर जाके हमारी बॉडी को उभारती है और बॉडी फिर उसका मुकाबला अंदर जाके मसनूई अलामात पैदा करती है, मोशन जैसी, ऐसा दबाव बनाती है बॉडी के ऊपर कि जैसे पता नहीं कितने शदीद मोशन आ रहे हैं। इसी को हम एग्रीवेशन का नाम देते हैं, जो अलामात में तेजी आती है स्टार्ट में, कि उसको बढ़ा देती है, फिर बॉडी उसका मुकाबला करने के लिए उसका रद्द अमल जाहिर करती है। वो जो बॉडी का रद्द अमल होता है उससे क्या होता है कि मोशन खत्म हो जाते हैं। वो बॉडी जिस्म का खुद दिफा करती है, उनको मोशनों को खुद रोकती है। अब इसी तरीके से इपिकाक है, इपिकाक यूनानी तिब के अंदर कै लाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसी को कै लानी हो तो इपिकाक दे दे, तो उससे क्या होता है, कै आती है, किसी को कै करवानी हो तो। और हमारे होम्योपैथी में उसी इपिकाक से कै को रोका जाता है। कै रोकने के लिए बड़ी मशहूर दवा है, उल्टी के लिए, कै के लिए, मतली के लिए। यानी कि वो जो ड्रग जो अलामात पैदा करती है
उसी के अंदर कुदरत ने सलाहियत रखी है कि वो उन्हीं अलामात को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है, और होम्योपैथिक उससे काम लेती है। वो जब हम पोटेंसी में लेते हैं, और अक्सर मैंने भी ये देखा है कि किसी को क्या लगी हुई हो, उसे इपिकाक दे, एक दफ़ा क्या बढ़ जाती है, ज़्यादा आती हैं, क्या उल्टियाँ ज़्यादा आती हैं, वो उसमें शिद्दत पैदा करती है। फिर जिस्म उस शिद्दत को देखते हुए खुद रद्द-ए-अमल जाहिर करता है कि वो इसे रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। फिर जब वो उसके काबिल आ जाता है, मुद्दे मुकाबिल आके उसको रोकता है, फिर वो मुस्तकिल होता है। तो ये बात बहुत तवील हो जाएगी, क्योंकि ये मौजू ही ऐसा है, इस पे होम्योपैथिक की बुनियाद है। तो वक्त की कमी की वजह से मौजू को समेटते हैं कि इसमें दोनों चीजें आ गई। एक इलाज बिलमिसल, इस पे अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे कि जो ड्रग जो अलामत पैदा करने की सलाहियत रखती है, होम्योपैथिक मेडिसिन में जब हम उसको मेडिसिन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर वो क्या होता है, उन्हीं अलामत को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। इसी को इलाज बिलमिसल कहा जाता है, यही इलाज बिलमिसल है। और फिर वो किस तरीके से शिफायाबी होती है वो आपको बताया, जैसे कि उसका जो सेकेंडरी एक्शन होता है, और वो सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, वो जिस्म का रद्द-ए-अमल होता है, और वो फिर इलाज मुस्तकिल होता है। क्यों? कि वो अब मेडिसिन के जेरे असर बॉडी नहीं है, अब बॉडी खुद इस काबिल हो गई है, जिस्म के अज़ा इस काबिल हो गए हैं उस बीमारी का मुकाबला करने के लिए। जैसे वो बर्फ रखी थी तो बॉडी ने खुद हीट पैदा की थी उस ठंडक को खत्म करने के लिए। इसी तरीके से बाकी जो आपको मिसालें दी हैं वो भी इसी तरीके से कि जिस्म को उभारा जाता है कि वो उन अलामात का मुकाबला करने के लिए उसमें तहरीक पैदा हो, और वो जिस्म खुद खड़ा हो, अज़ा खुद हिम्मत करें, और ताकि उस बीमारी को दूर करें। जिस्म खुद उस मर्ज को दूर करता है। तो जब वो इस काबिल हो जाता है कि वो उसको दूर करे तो फिर वो मुकम्मल शिफा हो जाती है और बीमारी मुस्तकिल ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए ये मौजू, इसकी जो टॉपिक है ये बहुत अहम है। तमाम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को इसको समझना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए। और जितने होम्यो डॉक्टर्स हमारे जो घबराते हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस से, और या जब एग्रीवेशन होती है उससे घबरा जाते हैं कि शायद दवा जो है वो लड़ गई है, इसका कोई नुकसान हो गया, ये शायद गलत सेलेक्ट हो गई, ऐसा नहीं है। वो एग्रीवेशन पे अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, ये भी हमारा टॉपिक है एग्रीवेशन। अभी जो आज का हमारा मौजू था वो प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन पे था, और ये बहुत तवील मौजू है, और इस पर अगर बहस करें तो इसके लिए तो बहुत टाइम दरकार है। लेकिन मज़ीद आगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा इसको मज़ीद वजाहत करेंगे इंशाल्लाह। अभी शॉर्टली जो है इसका हमने इंट्रोडक्शन करवाया है। अस्सलाम वालेकुम।